तो बहुत सालों पहले मिडिल ईस्ट में एक लैंड का पार्ट था जिसका नाम था फिलिस्तीन। इस लैंड पे काफ़ी मिक्स्ड लोग रहते थे, काफ़ी मिक्स्ड पॉपुलेशन रहती थी। उसमें से ज़्यादातर लोग जूइश लोग थे। जूइश लोग मेजॉरिटी में तो थे, लेकिन इनका कोई लैंड पर हक नहीं था, पूरी तरह से कोई हक नहीं था। ये अपना खुद से लैंड पे कोई हक नहीं जता सकते थे, क्योंकि काफ़ी जूइश फैमिली जो थी ऑल अराउंड द वर्ल्ड बिखरे हुए थे। तो इसकी वजह से जूइश लोग जो थे उस लैंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। कई सालों तक डिफरेंट ग्रुप्स जो थे वो मिलके इस लैंड को कंट्रोल कर रहे थे। ईयर 1800 में कई जूइश फैमिलीज जो थी वो अपने लैंड की तरफ मूव होना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि अराउंड द वर्ल्ड उन्हें डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा था। और वही वर्ल्ड वॉर 2 जब हो रहा था 1939 से 1945 के बीच में, तो मिलियंस ऑफ जूइश पीपल को मार दिया गया था होलोकॉस्ट में। Frontier town of Aachen, the first to fall under the full weight of Allied military might. Because the Nazi commander Wilk refused to surrender, तो वॉर के बाद कई कंट्रीज के लोग जो थे वो ये सोचना शुरू किए कि जूइश लोगों का भी एक उनका खुद का लैंड होना चाहिए जिसपे वो अपना हक जता सके, जिसमें वो अपने आप को सेफ महसूस कर सके। इसके लिए यूनाइटेड नेशन ने ईयर 1947 में पार्टीशन प्लान मैप लाता है, जिसमें जूइश पीपल को और अरब पीपल को डिवाइड करने का एम था। तो आप ये जो मैप देख रहे हैं ये उस समय का यूएन का जो पार्टीशन प्लान मैप आया था, ये वही मैप है। जो ग्रीन वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये जूइश लोगों को दिया जाने वाला था, और ये जो येलो वाला पार्ट है ये अरब लोगों को दिया जाने वाला था। तो ये जो पार्टीशन प्लान मैप आया था ये जूइश लोगों के लिए तो काफ़ी अच्छी खबर थी, इसलिए उन्होंने साफ साफ मंजूर कर लिया। लेकिन वहीं काफ़ी अरब कंट्रीज जो थी वो इसके खिलाफ थे और इसके खिलाफ वोट किए। और ये जो मैप में ग्रीनिश पार्ट है यही आगे चल के इजराइल बनने वाला था। तो अरब कंट्रीज तो इस प्लान के खिलाफ थे, लेकिन जैसे तैसे करके ईयर 1948 में इजराइल को डिक्लेयर कर दिया गया, यानी कि इजराइल का फॉर्मेशन हो गया। तो इजराइल को बनने में कुछ ही दिन हुए थे कि कई अरब कंट्रीज एक साथ मिलकर उस पर अटैक कर देती है। जरा सोचिए, एक कंट्री जिसे बने ही अभी कुछ ही दिन हुए हैं और उस पर कई अरब कंट्रीज, पावरफुल कंट्रीज जो थी वो एक साथ मिलकर अटैक कर दें, क्या होगा उस समय का मंजर। लेकिन इसके बावजूद भी कैसे भी करके इजराइल इस वॉर को काफी लंबे समय तक खींचता है। Jerusalem rioters started fires in many parts of the city. Casualties amount to more than a score killed on both sides. But Palestine's most critical period has yet to come. With British troops away from the top. तो ईयर 1948 में इजराइल का तो फॉर्मेशन हो गया, और ईयर 1949 में अब इजराइल को यूनाइटेड नेशन में एक मेंबर की तरह शामिल किया जा रहा था। लेकिन अभी भी काफ़ी अरब कंट्रीज जो थी इस चीज़ के खिलाफ थी कि इजराइल यूनाइटेड नेशन में नहीं आना चाहिए, और इसमें ईरान भी शामिल था। तो ईयर 1953 में मोहम्मद रेजा पहलवी ये ईरान का किंग बनता है। तो इसके किंग बनने के बाद जब इसकी सरकार आती है तो ईरान का जो वेस्टर्न कंट्रीज से रिलेशंस काफ़ी सुधरने शुरू हो गए थे, और साथ ही साथ इसका परिणाम ये था कि इजराइल और ईरान के बीच में भी काफ़ी अच्छे रिलेशंस बन रहे थे। तो ईरान और इजराइल के बीच में जब रिलेशंस इंप्रूव हो रहे थे तो इन्होंने एक साथ एक प्रोजेक्ट को भी साइन किया जिसका नाम था प्रोजेक्ट फ्लावर। प्रोजेक्ट फ्लावर का एम ये था कि दोनों देशों के जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको और अपग्रेड किया जाए, जिसमें पहला था कि जो दोनों देशों के C2C मिसाइल्स थे उनको अपग्रेड करना था और काफ़ी एडवांस करना था, जो कि यूएस के हार्पून मिसाइल के इनहेंस वर्जन होता। इतना ही नहीं, साथ ही साथ इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर जनरल एजर विजमन और ईरान के वॉर के वाइस मिनिस्टर जनरल हसन तौफानियन ये एक हाई लेवल डिस्कशन करते हैं, जिसमें सिर्फ C2C मिसाइल्स को अपग्रेड करना ही नहीं बल्कि एक नए तरीके से पूरा एक बैलिस्टिक मिसाइल बनाना जिसको दोनों देशों के मिलिट्री यूज कर सकें, और उस मिसाइल का नाम था जेरिको 2 मिसाइल। तो 1979 में जब ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ उसमें मोहम्मद रेजा पहलवी को उनके गद्दी से हटा दिया गया, और उस समय के जो फॉर्मर सुप्रीम लीडर था आयतुल्लाह खोमेनी, इसने इजराइल के साथ सारे रिलेशंस को तोड़ दिया। और इसके बाद ईरान को काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा, जिसमें जो कई ऑयल कंपनीज ईरान में थी वो ईरान से बाहर जाने लगी, और ईरान एक कच्चे तेल का प्रोड्यूसर है
तो उसे इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल का सप्लाई करना और उसको बेचने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो जब ये सब चल ही रहा होता है तो पिक्चर में एक आदमी आता है जिसका नाम होता है मार्क रिच। ये एक इजरायली स्विस बिजनेसमैन होता है जिसका एक कंपनी था ग्लेनकोर, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में होता है। ये ईरान के साथ कच्चे तेल का बिजनेस करना स्टार्ट कर देता है। काफी सालों तक ये ईरान के साथ बिजनेस करता है। इसने ये भी क्लेम किया कि जो ये तेल खरीदता था ईरान से वो इजराइल को सप्लाई करता था, और ये बात दोनों देशों को अच्छे से पता थी। और इसने जब ईरान और इराक वॉर चल रहा था उसमें ईरानियन गवर्नमेंट को इसने वेपन्स और मिसाइल्स भी सप्लाई किए थे। उसके वजह से इसे गिल्टी पाया गया और यूएस की गवर्नमेंट इसे अरेस्ट कर लेती है। तो ईरान और इजराइल के बीच में हमेशा शैडो फाइट चलती रहती थी, लेकिन ये दुनिया के सामने नहीं आते थे। अर्ली 1990s में ये ओपन फाइटर की तरह दुनिया के सामने आते हैं। तो जो ईरान और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था वो काफी इंटेंसिफाइड होने लगा जब इजराइल का एक लीडर इत्ज़ाक रबिन ईरान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी, और बाद में चल के महमूद अहमदीनेजाद जो कि ईरान का प्रेसिडेंट होता है वो इजराइल के खिलाफ बयान देता है, जिसकी वजह से मामला और गर्म हो जाता है। इसके अलावा भी काफी और रीजंस थे जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में टेंशन्स बढ़ते जा रहे थे, जैसे कि ईरान का न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और ईरान जो कि हिजबुल्लाह, इस्लामिक जिहाद, हमस इन जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करता था। 1994 का AMIA बॉम्बिंग और 1992 का अटैक जो कि इजरायली एम्बेसी पे हुआ था उसमें भी ईरान इन्वॉल्व था। इन चीजों की वजह से काफी टेंशन्स बढ़ते जा रहे थे। तो 1985 से देखें तो ईरान और इजराइल आपस में इनडायरेक्टली फाइट करते रहते थे। जैसे कि सीरिया में ईरान जो था वो सीरियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करता था, और वही जो सीरियन गवर्नमेंट के अपोजिशंस थे उनको इजराइल सपोर्ट करता था। और वही यमन में ईरान जो था वो हौथी रेबल्स को सपोर्ट करता था। तो वही इजराइल जो था वो एक सऊदी लेड ग्रुप को जो कि हौथी रेबल्स के खिलाफ काम करता था उनको सपोर्ट करता था। तो ये ऐसे करके आपस में इनडायरेक्टली फाइट करते रहते थे। कभी कभी इन दोनों देशों के बीच में जो मिलिट्री होती थी उनका भी डायरेक्ट क्लैश हो जाता था, जैसे कि 2006 का लेबनान वॉर जो कि 34 दिन तक चला था। ये वॉर स्टार्ट हुआ था 12 जुलाई 2006 को, जिसमें हिजबुल्लाह जो था वो इजराइल के नॉर्दर्न पार्ट में बॉर्डर क्रॉस करके 2 सोल्जर्स को अगवा कर लेता है और कई लोगों को मार देता है। इसके रिस्पॉन्स में जो इजराइल था वो हिजबुल्लाह को टारगेट करते हुए एयर स्ट्राइक शुरू कर देता है और साउथर्न लेबनान के जो कुछ पार्ट होते हैं उन पर कब्जा करना शुरू कर देता है। ये वॉर 34 डेज तक चलता है जिसमें किसी भी ग्रुप की जीत नहीं होती है। लेकिन इससे एक चीज और होता है कि जो हिजबुल्लाह है उसका अरब कंट्रीज के सामने इमेज काफी तगड़ा हो जाता है, और ऐसे करके इन दोनों देशों के बीच में फाइट्स चलती रहती थी। और जैसे जैसे समय बीतता था वैसे वैसे इनका एक्सटेंट और बढ़ता जा रहा था। तो 7 अक्टूबर 2023 को हमस जो कि पैलेस्टीन मिलिटेंट ग्रुप है जिसे ईरान पार्शियली फंड करता है, वो इजराइल के साउथर्न पार्ट में अटैक कर देता है, जिसमें लगभग 1200 इजरायलीज मारे जाते हैं, और उन 1200 में से ज्यादातर सिविलियंस होते हैं। और यहीं से शुरू होता है इजराइल हमस वॉर। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ईरान जो था वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता था, तो इस अटैक के बाद इजराइल जो था वो रिस्पांस करना स्टार्ट करता है और कई ईरानियन और ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं सीरिया में उनको टारगेट करता है ताकि हमस को कमजोर किया जा सके। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ईरान जो था वो हिजबुल्लाह, हमस इन जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करता था, तो इसकी वजह से इजराइल और ईरान के बीच में टेंशन और बढ़ गई। तो इसके बाद 25 दिसंबर 2023 को राजी मौसवी जो कि ईरान के एक सीनियर कमांडर था वो इजराइल के एयर स्ट्राइक में मारा गया। तो जिस समय ये अटैक हुआ उस समय राजी मौसवी अपने रेसिडेंस पे था जिसका नाम था सईदा जैनब, जो कि डेमेस्कस से 10 किलोमीटर साउथ में पड़ता है। तो राजी मौसवी की हत्या के कुछ ही घंटों बाद ईरान के जो लीडर थे और उनके साथ उनका जो पावरफुल मिलिट्री ग्रुप था IRGC और साथ में ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, ये लोग मिलके इजराइल को वार्न करते हैं कि इस अटैक के लिए इजराइल को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस अटैक की वजह से सीरियन गवर्नमेंट भी काफी गुस्से में थी और हमस और हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स भी इससे काफी प्रभावित हुए। डिफरेंट ग्रुप्स के डिफरेंट ओपिनियंस थे उस समय। तो सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स की माने तो इस अटैक के बाद 20 जनवरी 2024 को इजराइल फिर से अटैक करता है और अटैक के समय ईरानियन जनरल सादेक ओमिदजादे जो कि सीरिया के कट्स फोर्स इंटेलिजेंस यूनिट का भी हेड था और उसके साथ साथ 4 ऑफिशियल्स
डेमेस्कस के मेजी डिस्ट्रिक्ट में उस समय मीटिंग कर रहे थे और मीटिंग करते वक्त उन पर अटैक होता है और वो मारे जाते हैं। तो 1 अप्रैल को इजराइल जो है वो सीरिया के डेमेस्कस में ईरानियन एम्बेसी कॉम्प्लेक्स पर एयर स्ट्राइक करता है, जिसमें 16 ऑफिसर्स मारे जाते हैं। इन 16 ऑफिसर्स में 8 जो थे वो IRGC ऑफिसर्स, और इन 8 IRGC ऑफिसर्स में से एक था मोहम्मद रेजा ज़ैदी। तो जिस समय अटैक हुआ उस समय जो मोहम्मद रेजा ज़ैदी था वो सीरिया और लेबनान का जो कर्ड्स फोर्स है उसको कमांड कर रहा था। तो कर्ड्स फोर्स जो है वो ईरान का मिलिट्री ग्रुप का एक पार्ट है, जो कि ईरान के IRGC ग्रुप जो है उसका एक स्पेशल टीम है। ये अदर कंट्रीज में सीक्रेट मिशंस करने के लिए बनाया गया। तो ये अटैक के टाइम ईरानियन एम्बेसी कॉम्प्लेक्स में पैलेस्टीनियन मिलिटेंट के साथ मीटिंग कर रहे थे। अब ये सब चीज़ करने के बाद इजराइल को पता था कि ईरान अब चुप बैठने वाला नहीं है, तो इजराइल अब अपने डिफेंस सिस्टम को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया और सारे जो इजरायली एम्बेसीज थे उनको खाली करवा दिया और साथ में जो GPS सिग्नल्स थे उनको जैम करवा दिया। फ्रांस जो है वो इजराइल को डिफेंड करने के लिए अपना नेवी तैनात कर देता है। सऊदी अरबिया और UAE जो थे वो मिलके इजराइल पर जो एयर स्ट्राइक होने वाला है इसका सीक्रेट इंफॉर्मेशन इजराइल को प्रोवाइड कर रहे थे। तो 13 अप्रैल 2024 को एक शिप जिसका नाम था MSC अराइज, ये समुद्र का एक पार्ट जिसका नाम था हॉर्मुज स्ट्रेट, इधर से पास होती है। तो जब ये हॉर्मुज स्ट्रेट से पास होती है उसी समय ईरानियन नेवी जो थी वो इस पर अपना कंट्रोल बना लेते हैं। उस समय उस शिप पे टोटल 25 मेंबर्स रहते हैं, जिसमें 17 इंडियन मेंबर्स, 2 पाकिस्तानीज, 4 फिलिपियंस, 1 रशियन एंड 1 एस्टोनियन शामिल थे। ये शिप जो था वो UAE से निकला था और इंडिया की तरफ जा रहा था। इस शिप को ईरानियन नेवी ने इसलिए कंट्रोल में ले लिया क्योंकि इस शिप का कनेक्शन इजराइल के साथ था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक छोटा सा समुद्री रास्ता है जो पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी को कनेक्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया का बहुत सारा तेल यहाँ से गुजर के जाता है। अगर ये ब्लॉक हो जाए तो फ्यूल की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। ये ईरान और ओमान के बीच में पड़ता है। इस पर काफ़ी सिक्योरिटी भी रखी जाती है क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रास्ता है। इस दौरान जो ईरानियन कमांडोज थे वो उस शिप पर हेलीकॉप्टर से बोर्ड करते हैं और उस शिप को ईरान की तरफ मोड़ देते हैं। इस एक्ट के लिए इजराइल जो था वो यूरोपियन यूनियन से ये भी कहता है कि IRGC को पनिश किया जाए। तो जिस दिन ईरानियन नेवी इस शिप पर अपना कंट्रोल बनाती है उसी दिन हिजबुल्ला जो है वो इजराइल के नॉर्दर्न पार्ट में अटैक करता है और लगभग 40 रॉकेट्स अटैक करता है। तो जब हिजबुल्ला ने इजराइल के नॉर्दर्न पार्ट पर लगभग 40 रॉकेट्स फायर किए, तो जब इजराइल रिस्पांस करता है तो उसमें इजराइल जो है वो हिजबुल्ला का वेपन मैन्युफैक्चरिंग साइट उसको टारगेट करता है। इसके बाद ईरान फिर से अटैक करता है इजराइल पर और अब की बार ये लगभग 300 ड्रोन्स और साथ में बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ अटैक करता है। और इसके साथ साथ सीरिया भी कई इजरायली इंटरसेप्टर्स को शॉट डाउन कर देते हैं और दूसरी तरफ UK, US और जॉर्डन मिलके लगभग 100 ड्रोन्स को शॉट डाउन कर देते। लेकिन इसके बावजूद भी जो ईरान से ड्रोन्स फायर किए गए थे वो इजराइल के कई सिटीज और टाउन पर गिरते हैं और साथ में वेस्ट बैंक और गोलन हाइट्स को भी हिट करते हैं। गोलन हाइट्स एक रॉकी फ्लैट एरिया है जो कि सीरिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर में पड़ता है। ये एक रॉकी प्लेटू है जो कि कई रिवर्स और वैलीज के साथ घिरा हुआ है, जैसे कि इसके साउथ साइड में यारमुक रिवर है और सी ऑफ गैलीलिया है और इसके वेस्ट साइड में उला वैली है। 1967 में एक वॉर हुआ था जिसमें इजराइल ने कई कंट्रीज के लैंड पर कब्जा कर लिया था, उसमें ये गोलन हाइट्स भी था। तो 1981 में इजराइल जो है वो डिसाइड करता है कि गोलन हाइट्स को उसके खुद के कंट्री में मर्ज किया जाए, लेकिन कई कंट्रीज इससे सहमत नहीं होती हैं। बहुत सारे कंट्रीज इस गोलन हाइट्स के रीजन को सीरिया का ही पार्ट मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक इजराइली इसको कंट्रोल करते आया है। इस रीजन को मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये इजराइल और सीरिया के बीच में काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि ये रीजन नॉर्मल लेवल से थोड़ा हाई लेवल पे है, इसलिए मिलिट्री ऑपरेशंस इस पर करना काफ़ी आसान हो जाता है और साथ ही साथ अगल बगल के जो जगह होते हैं उस पर ऊंचाई पे से नज़र रखना काफ़ी आसान हो जाता है। साथ ही साथ ये काफ़ी रिवर और वैली से भी घिरा हुआ है, इसलिए ये एक अच्छा वाटर सोर्स भी बन जाता है। और मिडल ईस्ट में सीरिया, इजराइल, ईरान, इन सब कंट्रीज में वाटर काफ़ी वैल्यूएबल थिंग माना जाता है।
तो जिस दिन ईरान इजराइल पर अटैक करता है लगभग 300 ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ, उसी रात यूएस के ऑफिशियल्स और इजराइल आपस में मीटिंग कंडक्ट करते हैं जिसमें इजराइल जो है यूएस से मदद मांगता है, लेकिन यूएस इस मदद के लिए साफ इनकार कर देता है क्योंकि इसके पहले ईरान ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि अगर इजराइल इसको रिटेलिएट किया तो ईरान इसको और अच्छे तरीके से और हार्ड तरीके से रिटेलिएट करेगा। तो इजराइल गाजा स्ट्रिप के रफा में अपना मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर देता है जिसका टारगेट हमास और इजराइल पर होने वाले अटैक्स को रोकना था, क्योंकि वो एरिया हमास के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। उस एरिया में जो लोग रह रहे थे वो काफी डर डर के जी रहे थे क्योंकि उस समय कभी भी कुछ भी हो सकता था, कहीं पर भी अटैक हो सकता था। तो जब इजराइल गाजा में अपना मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करता है उसी समय ये लोग डिस्कस भी कर रहे होते हैं कि इस मामले के लिए मिलिट्री फोर्सेस का यूज किया जाए या फिर कोई और पीसफुल वे में इसको सॉल्व किया जाए। कई कंट्रीज इजराइल को सजेस्ट करते हैं कि ये जो फाइट है अब इसको यही रोक देना चाहिए। यहाँ तक कि यूएस भी इजराइल के साथ एक डील करता है कि वो गाजा स्ट्रिप में जो उनका मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है उसको वो तभी सपोर्ट करेंगे जब वो ईरान को अटैक नहीं करेगा। ये सब चीज़ें लगभग एक हफ्ते तक चलती हैं और एक हफ्ते के बाद 19 अप्रैल को इजराइल जो है वो ईरान के खिलाफ रिटेलिएट करना शुरू कर देता है। तो इजराइल जब रिटेलिएशन किया तो उसमें उसने 3 जगहों को अपना टारगेट बनाया, जिसमें पहला था ईरान का मिलिट्री बेस और दूसरा इस्फहान इंटरनेशनल एयरपोर्ट और तीसरा नातांज के न्यूक्लियर साइट का राडार को टारगेट बनाया। तो जब इजराइल इन टारगेट्स को एग्जीक्यूट कर देता है तो ईरान इन सब चीज़ों को मानने से साफ मना कर देता है। उसका कहना ये होता है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम सारे इजरायली मिसाइल्स को शॉट डाउन कर दिया, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस जो थे वो शो कर रहे थे कि जो ईरान का एयर डिफेंस बैटरी है वो डैमेज हुआ था और साथ ही साथ राडार सिस्टम भी डैमेज हुआ था। ईरान जो था वो दुनिया के सामने ये मानने से इनकार इसलिए कर रहा था क्योंकि वो दुनिया के सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहता था। तो इजराइल के इस अटैक के बाद ईरानियन ऑफिशियल्स ने ये भी कहा कि इसके खिलाफ कोई प्लान्ड रिटेलिएशन नहीं है। कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि जो दोनों देशों के बीच में जो अभी टेंशन चल रहा है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया, लेकिन इसके बावजूद 27 जुलाई को गोलान हाइट्स में एक फुटबॉल पिच होता है जिस पर एक मिसाइल आके हिट करता है जिसमें लगभग 12 बच्चों की मौत हो जाती है और साथ ही साथ 42 लोग इंजर्ड हो जाते हैं। इसके रिटेलिएशन में इजराइल फिर से हिजबुल्लाह पर अटैक करता है और अटैक में सीनियर हिजबुल्लाह कमांडर फवाद शुकर को टारगेट बनाता है। इजराइल का कहना यह था कि जो फुटबॉल पिच में मिसाइल गिरी थी और 12 बच्चों की मौत हुई थी वो इसी कमांडर ने ऑर्डर दिया था। उसी दिन हमास का एक पॉलिटिकल लीडर जिसका नाम था इस्माइल हानिये, ये ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियन का इनॉग्रेशन सेरेमनी अटेंड कर रहा था। तो इनॉग्रेशन सेरेमनी अटेंड करते हुए इजराइल इस पर अटैक करता है और इसको मार देता है। इस अटैक के बाद ईरान और हिजबुल्लाह एक साथ अटैक करने के लिए डिसाइड करते हैं। इजरायली रिपोर्ट्स की माने तो ये अटैक कई मल्टीपल सोर्सेज से होने वाला था, जैसे कि लेबनान, गाजा, इराक, सीरिया और यमन। तो दोनों देशों के बीच में जो वॉर टेंशन और बढ़ता जा रहा था उसको देखते हुए कई कंट्रीज ने अपने सिटीजन्स को वार्न किया कि लेबनान को जितना जल्दी हो सके छोड़ दे। तो ये सब देखते हुए यूएस अपने डिप्लोमेट्स के थ्रू ईरान को मैसेज सेंड करता है जिसमें इजराइल पर नहीं अटैक करने की बात की गई थी और साथ ही साथ रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो थे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खुमैनी को मैसेज किया कि इजरायली सिविलियंस को अटैक नहीं किया जाए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यूएस मिलिट्री अपना F-22 रैप्टर्स को डिप्लॉयमेंट के लिए अनाउंस कर देता है जिसमें लगभग 4000 मैरिन्स, 12 शिप्स और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 9 के साथ पर्शियन गल्फ की तरफ रवाना होते हैं। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 9 एक यूएस नेवी का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है जिसमें शिप्स और प्लेन्स दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये किसी भी मिशन पे जाने से पहले काफी कड़ी प्रैक्टिस करते हैं। इसके साथ साथ 3 बड़े बड़े शिप्स जिसमें सोल्जर्स, हेलीकॉप्टर्स थे और साथ में कई अदर शिप्स भी थे और साथ में 2000 मरीन्स भी थे। ये मेडिटेरेनियन सी के लिए रवाना होते हैं। पैसिफिक ओशियन से जो नेवी थी वो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि यूएसएस अब्राहम लिंकन था उसको रवाना करती है जिसके साथ अदर शिप्स और फाइटर जेट्स भी थे। ये सब चीज़ें हो रही थी ताकि अटैक्स को रोका जा सके। इसके बाद 17 सितंबर को इजराइल एक नए मिशन पर काम करने लगता है जिसमें इजराइल के नॉर्दर्न पार्ट में वॉर की वजह से जो लोग माइग्रेट हुए थे इजराइल के अदर पार्ट्स में उनको वापस उनके घर लाया जा सके, लेकिन हिजबुल्लाह इसे नहीं चाहता था। उसके बाद इजराइल एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करता है जिसमें सीरिया और लेबनान में जितने डिवाइसेस होते हैं जैसे कि पेजर्स और वॉकी टॉकीज एक साथ ब्लास्ट हो जाते हैं। इस अटैक के टारगेट्स जो थे वो हिजबुल्लाह मेंबर्स के लोग थे।
इस अटैक के रिटेलिएशन में हिजबुल्लाह जो है वो 22 सितंबर को इजराइल के नॉर्थन पार्ट में रॉकेट फायर करता है और इजराइल के कई सिटीज़ और टाउन को अपना टारगेट बनाता है। इसके अगले ही दिन इजराइल फिर से रिस्पॉन्स करता है और इस रिस्पॉन्स में इजराइल हिजबुल्लाह के 2 लीडर्स को टारगेट करता है और उसी दिन इजराइल लेबनान के साउथर्न पार्ट में भी एयर स्ट्राइक करना शुरू कर देता है, जिसमें लगभग 700 लोगों की मौत हो जाती है और लगभग 5000 लोग घायल हो जाते हैं। 27 सितंबर को हसन नसरल्लाह जो कि सेक्रेटरी जनरल था, वो एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंडरग्राउंड में हिजबुल्लाह लीडर्स के साथ मीटिंग कर रहा था और उसी मीटिंग के समय इजराइल अटैक कर देता है और उसे मार देता है। उस अटैक में अली कराकी भी मारा जाता है जो कि हिजबुल्लाह के साउथर्न फ्रंट का कमांडर था। साथ में अब्बास नीलफोरोशन भी मारा जाता है जो कि IRGC का डिप्यूटी कमांडर होता है और साथ में लेबनान में क्वाड्स फोर्स का कमांडर होता है।